नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा नई भर्ती, एरिया ट्रांसफर, बिजनेस क्लास से सफर पर भी बैन लगाया गया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर राजस्व में आई कमी को लेकर खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ने नई नियुक्तियों पर अप्रत्यक्ष तौर पर रोक लगा दी है। पीएससी की भर्तियां और अनुकंपा नियुक्तियों को छोड़कर तमाम पदों पर सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि पहले भी वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ही नियुक्तियों का प्रावधान था, अभी भी वही स्थिति बरकरार है। वाहनों की खरीदी को लेकर पहले से प्रतिबंध है। बैठकों में, सेमिनार आदि कार्यक्रमों में पहले से ही मितव्ययिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले भी मितव्ययिता पर जोर देते हुए निर्देश दिया है कि आवश्यक कार्यों को छोड़कर बाकी उन सभी कामों को रोक दिया जाए जो बाद में हो सकते हैं। राज्य सरकार के आर्थिक कटौती के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। सरकार कर्मचारियों को वेतन देने की भी स्थिति में नहीं है। कर्ज की क्षमता 5% बढ़ाने के बावजूद वित्तीय संकट की स्थिति है। राज्य सरकार 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर का काम ही कर रही है, यही इस सरकार की उपलब्धि होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से बैठ करके समीक्षा की है। हमारी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ही हम लोगों को काम करना है। ऐसे कोई काम जिसको हम रोक सकते हैं आने वाले समय में, उस खर्च को हमको नहीं करना है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है और कर्ज की सीमा भी 5% बढ़ाने के बाद भी इनकी स्थिति, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बचने वाली है। आज जो स्थिति दिख रही है मुझे, 30% कटौती कर दें, 40% कटौती कर दें, एक अलग विषय है, तात्कालिक इसके उपाय हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के बाद ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। सीएम भूपेश बघेल ने आज मंत्रियों और आला अफसरों की बैठक लेकर कोरोना से बने हालात से निपटने के उपायों पर चर्चा की है। सीएम हाउस में हुई इस बैठक में अलग अलग राज्यों से लौटे मजदूरों को रोजगार दिलाने और समाज के सभी वर्गों को राहत देने के उपायों पर विचार किया गया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए अब शादी की इजाजत तहसील कार्यालय स्तर पर ही देने का फैसला लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है कि बैठक हो रही है, बैठक के बाद कुछ और व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा ढील देकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को पटरी पर लाया जाए। जी बिल्कुल, इसी को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी विभाग के अफसरों की एक बैठक रखी। स्वास्थ्य विभाग भी थे, तमाम विभाग के मंत्री थे, अफसर थे, उन सभी के साथ बैठक करके कुछ निर्णय लिए गए। जैसे उन्होंने कहा कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, लॉकडाउन के कारण जो थोड़ी सी डगमगा गई थी, उसको पटरी पर लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसको लेकर निर्णय लिया गया। उसमें यह किया गया है कि कल से ऑटो रिक्शा जो है, टैक्सीज जो पिछले 2-2.5 महीने से बंद थे, वो कल से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दुकान जो खोलने का समय जो था, मतलब अलग दिन एक साइड की दुकान खुलती थी, दूसरे दिन दूसरे साइड की दुकान खुलती थी, तो मतलब 2 दिन ही दुकान खुल पाती थी। तो उसके लिए अब 6 दिन डिसाइड कर दिया गया है। अब सप्ताह में 6 दिन जिस तरह से दुकानें खुलती थी उस तरह से खुलेगी। इसके अलावा स्कूल खोलने के निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी करने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल की साफ सफाई करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए बच्चे जो जाएं उनकी उचित व्यवस्था की जा सके। तो ये तमाम तरह के निर्णय लिए गए। इसके अलावा इस बैठक में ये भी एक बात, इस पर भी चर्चा हुई कि जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में लगातार जो लोग रह रहे हैं वो मानसिक दबाव में है और इसको लेकर तरह तरह की घटनाएं हो रही है, कुछ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, कुछ जगह से कुछ लोगों के मरने की भी जानकारी मिली। तो उसको देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर में कुछ एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था करने का कहा है, जैसे टीवी लगा दिया जाए, गाने की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग वो रहें। और इसके अलावा अगर मान लो कोई किसी की जरूरत पड़े तो उसको मानसिक रूप से भी थोड़ा सा उसको धैर्य बनाने के लिए उसकी भी कुछ व्यवस्था करें। तो इसको लेकर अधिकारियों को तमाम तरह के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। कुल मिलाकर अगर बैठक का अगर
आज एजेंडा की बात करें तो किस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाया जा सके, किस तरह से जनजीवन को सामान्य किया जा सके, उसको लेकर निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। और कल से जो अभी 2-2.5 महीने तक जो ऑटो रिक्शास बंद थे, टैक्सीज बंद थे, वो सामान्य हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो प्रदेश में अब केवल जो मॉल्स हैं, सिनेमा हैं, धार्मिक स्थल है, मंदिर मस्जिद, ये और स्कूल, ये उसको छोड़कर बाकी तमाम जो चीजें हैं वो अब धीरे धीरे पटरी पर लाई जा रही है और कल से इसकी शुरुआत यहां पर हो जाएगी। जी विजय, शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को किस तरह पटरी पर लाया जाए, किस तरह आर्थिक गतिविधियां और बढ़ाई जाएं, उसके लिए सरकार लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई किसान न्याय योजना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। खुद को किसानों का सच्चा हितैषी बताने की होड़ मची हुई है। योजना को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया तो कांग्रेस ने सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए बीजेपी सरकार के समय का किसानों का 2 साल का बकाया बोनस देने की मांग की, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को गंगा जल लेकर किया वादा और अपना जन घोषणा पत्र देखने की नसीहत तक दे डाली। धान और किसान, धान के कटोरे का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा है। इस बार फिर ये जिन सियासी बोतल से एक नए मुद्दे के साथ बाहर आया है। एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा किसानों के हित चिंतक बनकर एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। किसान न्याय योजना को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। उसने प्रदेश की भाजपा सरकार के समय का किसानों का 2 साल का बकाया बोनस केंद्र सरकार से मांगा है। साथ ही किसान सम्मान निधि को किश्तों में दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। आपको जो न्याय योजना आप चला रहे हैं 6,000 रुपए का, जो हमारे किसानों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, और केंद्र की सरकार बोलती है कि 6,000 सम्मान निधि है किसानों की। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कई लाख करोड़ माफ कर देते हैं और किसानों को देने के समय 6,000 रुपए की बात करते हैं। तो हमने मांग की है कि उसे 12,000 रुपया प्रतिवर्ष किया जाए। हम लोग चाहते हैं किसानों के बारे में, अगर आपने कहा है सम्मान निधि दे रहे हैं तो सम्मान के लायक सम्मान निधि किसानों को मिलना चाहिए। और जहाँ तक बोनस का सवाल है, अब भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में आप कितने आपने वायदा किया था, कितने को अपन पूर्ण कर पाएंगे आने वाले समय में, लेकिन केंद्र सरकार से हम मदद मांग रहे हैं, उनको देना चाहिए, राज्य का अधिकार बनता है। कांग्रेस ने जब किसानों के मुद्दे पर भाजपा पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया तो भाजपा भी तिलमिला उठी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने पलटवार करते हुए गंगा जल लेकर किया वादा याद दिलाते हुए गंगा जल का पानी वापस कर माफी मांगने और कांग्रेस को अपना जन घोषणा पत्र देखने की नसीहत तक दे डाली। आपने कहा है कि 2 साल का हम बोनस देंगे, एक किस्त में पूरा पैसा हम देंगे, उसमें भी टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे हो। और ये 2 साल का बोनस तो आपने अपने जन घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु बनाया था कि सरकार बनते ही हम 2 साल का बोनस देंगे। 2 साल का बोनस के लिए अब पीछे का रास्ता देख रहे हैं। एक बार जनता के सामने हाथ जोड़ के कसम खा लें और गंगा जल को वापस उल्टा रख लें हाथ में और बोले हैं कि भाई हमने गंगा जल की कसम झूठी खाई थी, अब हम इस कसम को उतारते हैं, हम वो 2 साल का बोनस नहीं देंगे। इतना बोल दें बस पर्याप्त हो जाएगा सबके लिए। कोरोना काल में गरीब किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। जाहिर है इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें दोषी हैं। लेकिन धरती पुत्र के लिए अपना सियासी धर्म निभाने के बजाय दोनों पार्टियां पुराने गड़े मुद्दे उठाकर सियासी हित साधने में जुटी हैं। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इधर छत्तीसगढ़ में कई दिनों बाद आज दिन भर में कुल 3 कोरोना संक्रमित मिले हैं। साथ ही 4 मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 281 हो गई। आज बिलासपुर, बलौदाबाजार और जगदलपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। वहीं बलौदाबाजार और बालोद के 2-2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कांकेर के बाद अब बस्तर जिले में भी कोरोना का पहला मरीज मिला है, जो स्टूडेंट्स है और 20 मार्च को एग्जाम खत्म होने के बाद मेडिकल कॉलेज से राजस्थान के सीकर गया हुआ था। वहां से वो दिल्ली होते हुए जगदलपुर लौटा था और क्वारंटाइन पर था। प्रदेश में अब कुल 364 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 22 जिले हो चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस मुंगेली जिले में है, जहां 70 एक्टिव केस हैं। संक्रमित जिलों में दूसरा नंबर बिलासपुर का है, जहां 41 केस और तीसरे नंबर पर राजनांदगांव है।
यहां कोरोना के कुल 34 पॉजिटिव मरीज हैं। लॉकडाउन के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर अपने राज्य वापस जा रहे मजदूर की भिलाई में मौत हो गई। मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। पश्चिम बंगाल निवासी अबू बकर शेख झारखंड से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान चरौदा में उसकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद उसके परिजनों ने उसे दवाई भी दी, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक के मुंह और नाक से खून बह रहा था। बहरहाल मृतक की बॉडी को मर्चुरी में रखा गया है, जिसे दफनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रशासन ने मजदूर के संपर्क में आए लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। कि चरौदा के पास में इसकी तबीयत खराब हुई। जब ये लोग क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे तबीयत खराब होकर के इसकी मृत्यु हुई है। तो वहाँ पे खबर मिलने पे ओल्ड भिलाई थाने में इसका मर्ग कायम किया गया। बेसिकली छत्तीसगढ़ का प्रकरण नहीं है, लेकिन ये यहाँ से पार हो रहा था, उस दरमियान ऐसा तथ्य प्रकाश में आया है। उसके बाद इसका टेस्ट कराया गया तो उसमें टेस्ट में ये पॉजिटिव पाया गया है। सीएमएचओ से चर्चा हो गई है, बीएमओ और उनकी टीम है, सीएसपी लगे हुए हैं। चूंकि पॉजिटिव पाया गया है, साथ में जो लोग थे उनका प्राइमरी जो टेस्ट है वो नेगेटिव पाया गया था। बात रायपुर के करते ही, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 की होटल और दुकान में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि राय होटल है और इसके पास की दुकान में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन ये तस्वीरें उस समय की जब वहां ये आग लगी। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने जायजा लिया। रायपुर रेलवे स्टेशन स्थित जो एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लीराय होटल में भीषण आग लगी है। उसके नीचे जो दुकानें थीं वो भी पूरी तरह से जल के स्वाह हो गई और अभी फिलहाल जो है दमकल की 3 गाड़ियां जो हैं यहाँ पे आग बुझाने का प्रयास की जा रहा है। आग इतनी तेज़ है कि इस आग ने दूसरा हिस्सा भी जो होटल का है वो अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ भी अभी आग बुझाने का प्रयास किया जाए। आप देख सकते हैं कि ये लीराय होटल का इलाका है जहाँ पे ये आग लगी है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये होटल जो है वो लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से बंद था और नीचे की दुकानें जो हैं वो भी पूरी तरह से बंद थी। लेकिन ये आग कैसे लगी है अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन आग जो है उसमें करीब 50% जो है आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर जो है वो उसमें काफ़ी आग लगी हुई है और उसको बुझाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये आग लगी कैसे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये नीचे की जो दुकानें थी वो जलकर पूरी तरह से स्वाह हो गई। नीचे जो था मारियोज जो रेस्टोरेंट था, उसके अलावा जो लीरॉय होटल है, यहाँ पे रिहायशी होटल है, उसमें ये आग लगी है। अभी फिलहाल जो है आग लगने के खुलासा नहीं हुआ है। कैमरामैन चतुर्मूर्ति वर्मा, तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। इधर तेंदुपत्ता ठेकेदारों से वसूली के चक्कर में छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली नेताओं की जमघट की सूचनाएं मिल रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस को इस बारे में अलर्ट किया है। इसे देखते हुए डीजीपी DM अवस्थी ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिस और फोर्स को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने फोर्स को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं भी नक्सलियों की वसूली और धमकी की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई करें। इधर यह भी सूचना मिली है कि कोरोना संक्रमण वाले राज्यों से बहुत से नक्सली पलायन करके छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। जब जब तेंदुपत्ता के व्यापारी आते हैं, तेंदुपत्ता का बिजनेस बढ़ता है, तब तक ये हर बार का उनका एक रूटीन एक्सरसाइज है कि वो करते हैं और लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं। वसूली की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। सर्चिंग ऑपरेशन एक प्रकार से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। नक्सली जिले की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े आक्रमण कर रहे हैं। ये स्थिति में सुधार जरूरत है। तो सभी पुलिस अधीक्षकों को ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो माओवादियों को खुले रूप से सप्लाई कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। हमारी नज़र उन पर भी है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। नक्सलियों को समर्थन देने वालों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। नक्सल प्रभावित जिलों में अधिकारी किस तरह आम जनता के पैसों की बंदरबाट करते हैं, इसकी मिसाल बीजापुर जिले के भैरमगढ़ से सामने आई है। यहां जिला पंचायत सीईओ के अनुमोदन से भैरमगढ़ जनपद सीईओ योगेश देवांगन ने BRGF योजना से बचे हुए करीब 60 लाख रुपए की बंदरबाट कर दी। विकासखंड के अंतर्गत कुल 130 आंगनबाड़ी केंद्रों में बेवजह
बर्तन सप्लाई कर दिए गए और उनके वाउचर लगाकर रकम भी निकाल दी गई। बाकायदा टेंडर प्रक्रिया भी की गई, लेकिन इसका प्रकाशन भी सही तरीके से नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह योजना बंद हो चुकी है और उसकी बची राशि को बाकायदा शासन को वापस लौटाना था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दे दिया गया। मामले में विभागीय जांच के आदेश बस्तर कमिश्नर ने दिए, वहीं तत्काल भैरमगढ़ के सीईओ को निलंबित भी कर दिया गया। इसकी प्रारंभिक जांच आयुक्त महोदय के निर्देश पर किया गया और जिसमें वित्तीय अनियमितता पाया गया। सीईओ जनपद पंचायत भैरमगढ़ को प्रथम से निलंबित किया गया है। विस्तृत जांच इसका किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं कार्यालय से और जांच के बाद जो तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई किया जाएगा। रायगढ़ जिले में नदी पर बने बड़े ब्रिज के किनारे स्थित रेत खदानों से अब उत्खनन नहीं होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस संबंध में खनिज विभाग को आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत खनिज विभाग ने नदियों पर बने ब्रिज के आसपास के खदानों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और इस आदेश से जिले में पूर्व में आवंटित तकरीबन 11 रेत घाट प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि जिले में नदियों में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन की वजह से चौड़े हो रहे नदियों के पाट को लेकर पर्यावरण संरक्षण समितियां लगातार आवाज उठा रही थी। केलो बचाओ समिति और रायगढ़ संघर्ष मोर्चा ने इस पर याचिका भी दायर की थी। रायगढ़ जिले की बात करें तो जिले में मांड और महानदी पर 12 मेजर ब्रिज हैं। इनके आसपास रेत खदानें प्रभावित होंगी। प्रशासन ने अब वैकल्पिक रेत खदानों की तलाश शुरू कर दी है। हम लोगों ने रेत खदानों पर जो नदी के या नाले के भीतर में जो लोग जेसीबी मशीन ले जाते हैं, मशीन से खुदाई करते हैं और हमारे पुल क्षतिग्रस्त न हो, पुल प्रभावित न हो, इसके लिए वो दूर किए जाएंगे इस सर्वे के बाद। और हम उसमें फिर से पर्यावरण अधिकारी से और नए कलेक्टर महोदय आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बात पर न कड़ाई से पालन होना चाहिए। इस तरीके का जो गाइडलाइन आया है उसको हम लोग फॉलो करते हुए नए घाट जो है अभी सैंक्शन के लिए नया सर्वे किया जा रहा है जी। आने के उपरांत जो है उसको तैयार कर हम लोग जो है उसमें नए नीलामी का प्रोसेस तैयार करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंटरनेशनल लॉन टेनिस स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर के लभांडी में बनाया जाएगा। करीब 17 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम में 5 कोर्ट और 1 सेंटर कोर्ट होगा। इसके अलावा इस स्टेडियम में जिम, रेस्टोरेंट, खिलाड़ियों के रुकने का भी इंतजाम होगा। स्टेडियम में करीब 2000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। करीब 3 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की डिजाइन फाइनल हो गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कि दूरस्थ अंचल के लोग जो कि हम लोग विदेश जाके टेनिस सीखने का और विदेश जाके डेविस कप भी यहाँ पे हो सकता है, ऐसी सुविधा इस स्टेडियम में रहेगी। और छत्तीसगढ़ में गुरुवार को चिलचिलाती धूप और गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो कल तापमान में गिरावट की संभावना है। अलग अलग जगहों पर बन रही 2 द्रोणिकाओं की वजह से गर्म हवाओं और लू चलने की संभावना कम है। एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से असम तक है और दूसरी द्रोणिका रायलसीमा से अंदरूनी तमिलनाडु तक है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कल प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ थोड़ी बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में रात में तापमान में बढ़ोतरी का असर नियमित बिजली खपत पर पड़ रहा है। रात में लोग बड़े पैमाने पर कूलर और एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते दिन के मुकाबले रात में बिजली की खपत में लगभग 200 मेगावाट डिमांड बढ़ रही है। बिजली जनरेशन कंपनी के महानिदेशक एन.के. बिजोरा के मुताबिक वर्तमान में छत्तीसगढ़ में दिन में बिजली की डिमांड लगभग 3500 मेगावाट है, जो रात के समय बढ़कर 3700 मेगावाट तक पहुंच गई है। पिछले साल अप्रैल महीने में 4100 मेगावाट की डिमांड आई थी, लेकिन इस साल ये 3000 मेगावाट तक रही थी। लॉकडाउन के दौरान उद्योग और मार्केट बंद थे, जिसके चलते बिजली खपत में कमी आई थी। आने वाले दिनों में लगभग 500 मेगावाट की डिमांड बढ़ेगी। अभी जनरेशन कंपनी को बिजली खरीदने के लिए जरूरत नहीं पड़ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।